हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मास्टर जी यूट्यूब चैनल, जिसपे कि मैं वीडियो लाता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड और मैं साथ ही डिस्कस करता हूँ सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर्स भी। तो अगर आप क्लास 9th में और 10th में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि रिलेटेड है क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड। और आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल, अब देखिए फ्री फॉल होता क्या है। पहले ना इस फ्री फॉल वर्ड को समझते हैं। अगर आपने मेरी बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर पहले ग्रेविटेशन सारी वीडियोस को देखिए, फिर आप इस फ्री फॉल को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक्स पढ़ रखे तो आप डायरेक्ट मेरी वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपन का फॉल करता है, जब भी अपन का कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है फ्रीली, उसे कहते हैं फ्री फॉल। अब आप कहोगे ये तो वर्ड से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो देखो मेरे भाई, एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका, वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल क्यों नहीं कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल इसलिए नहीं कहलाएगा मेरे भाई, क्योंकि फ्री फॉल की जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ छोड़ा जाए, छोड़ने में फेंकने में फर्क होता है मेरे भाई, छोड़ने में और फेंकने में बहुत फर्क होता है। मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है और मैंने बोला मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है मतलब फोर्स लगाई है, छोड़ा है मतलब कोई फोर्स नहीं लगाई है। ठीक है मेरे भाई, तो जो ऑब्जेक्ट को सिर्फ छोड़ा जाए, फेंका ना जाए, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, या उसका फ्री फॉल होना। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की प्रेजेंट में अगर कोई बॉडी फॉल करती है तो हम कहते हैं उसका फ्री फॉल हो रहा है। अगर ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई और फोर्स लग रही है, चाहे वो फोर्स आपने लगाई हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, तो हम उस बॉडी को फ्री फॉल नहीं कहेंगे, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही हो। तो बहुत अच्छे से मेरे भाई क्लियर हो गया कि फ्री फॉल किसे कहते हैं। फ्री फॉल उसे कहते हैं जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे आती है अंडर द ग्रेविटी अलोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ और सिर्फ वहां पे कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्लियर है मेरे भाई? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे खींचती है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, आप छोड़ो तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नीचे आता है। तो अब बात आती है मेरे भाई कि जो ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है, उसकी स्पीड क्या होती होगी? बात समझ में आई? जैसे कि अभी आपको समझ आ गया फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल क्या है? जब भी बॉडी फॉल करे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? आप कहोगे भाई कि वो बॉडी कैसी है? फ्री फॉल है। लेकिन बात आती है उसकी स्पीड क्या होगी, उस बॉडी की स्पीड क्या होगी? तो मैं स्पीड को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि हम सभी जानते क्या है, मैं बात करता हूं, हम सबने ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है? देखो ऐसा समझ लो कि आपने दो चीजें ऊपर से छोड़ो, एक ना कोई सिक्का छोड़ो, कॉइन, 5 रुपए का कॉइन ले लो, और एक फेदर को छोड़ो, कोई भी एक पंख ले लो। फेदर को छोड़ो और कॉइन को छोड़ो, सबसे नीचे छत से कौन आएगा? बताओ मेरे भाई, कौन आएगा? आप बोलोगे सर कॉइन आएगा, फेदर नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, कौन आएगा? कॉइन को फेंका और फेदर को फेंका। आप कहोगे सबसे पहले मेरे भाई कॉइन आएगा, फेदर नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसा ही देखा है यार कि कॉइन पहले आता, फेदर पहले नहीं आता। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो चीज भारी होती है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है मेरे भाई कि जो कॉइन है वो फेदर से भारी है, फेदर से हैवी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ जो हैवी होता है वो जल्दी आता है नीचे, और जो हैवी नहीं होता, जो लाइट होता है वो देर में आता है। ठीक है मेरे भाई, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। पहले यही माना जाता था, पहले मेरे भाई यही माना जाता था कि जो कॉइन होता है वो नीचे जल्दी आता है क्योंकि हैवी होता है, और फेदर जल्दी नीचे इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कॉइन से लाइटर होता है। लेकिन बाद में पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये बात बिल्कुल ही गलत प्रूफ हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि हैवी ऑब्जेक्ट पहले आएगा और लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो फिर क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो, जो ये कॉइन है जो कि जल्दी आ रहा है और जो ये फेदर है जो कि लेट आ रहा है, वो कोई
कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि वो जल्दी या लेट आ रहा है, वो हो रहा है उनकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। क्योंकि जो एक एयर रेजिस्टेंस होता है, अगर आप कभी साइकिल से चला के देखना, ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा चल रही हो, बहुत ही आसानी से आपकी साइकिल मूव करती है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर कभी ऐसे साइकिल चला के देखना जिसमें हवा तो आपकी अपोजिट हो और आप साइकिल को इधर लेके जाओ, हवा इधर आ रही हो, साइकिल को आप इधर लेके जाओ, आप भाई साहब साइकिल को बहुत स्पीड से नहीं चला पाओगे। क्यों नहीं चला पाओगे? आप कहोगे मैं तो भाई फोर्स दे रहा हूं, क्यों नहीं साइकिल अच्छे से चल रही? साइकिल अच्छे से इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप तो फोर्स दे रहे हो, पर आपके अगेंस्ट भी तो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से आपकी फोर्स कम हो रही है। तो मेरे भाई वही होता है कॉइन और फेदर के साथ। जब वो कॉइन गिराया जाता है और फेदर गिराया जाता है तो कॉइन के साथ जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। कॉइन के साथ जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है इनकंपैरेटिवली फेदर की। फेदर में बहुत ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस, फेदर पे क्या होता है मेरे भाई? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फोर्स ज्यादा लगाता है, फेदर को आने में टाइम लग जाता है। और इसका एयर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कॉइन बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। तो पहली बात क्लियर हो गई मेरे भाई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कॉइन होता है या जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी आता है इसलिए क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी या ज्यादा एक्सीलरेशन हो रहा होगा, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है फेदर जैसा वो धीरे इसलिए आ रहा है क्योंकि उस पर फोर्स कम लग रही होगी या एक्सीलरेशन कम हो रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, मैं मानता हूं कि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन वो क्यों होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होता, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नहीं होता, वो होता है मेरे भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है? आगे तो यहां तक ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइटर हो, हैवी हो, उस पर एक्सीलरेशन सेम होता है। उसका एक्सीलरेशन क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो अब बात आती है सर कितना होता है? तो कॉइन और फेदर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने कॉइन को गिराया, आपने मान लो कॉइन को गिराया और आपने फेदर को गिराया मेरे भाई। तो देखो कॉइन को जब गिराया, तो जब कॉइन को गिराया या फेंका, नहीं भाई सिर्फ गिराया, फेंका नहीं, क्योंकि फेंकोगे तो फोर्स लगेगी, गिराओगे तो सिर्फ छोड़ोगे। तो कॉइन को जब गिराया तो स्पीड कितनी थी? यू जीरो था। यू क्या था? जीरो था। ये आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि जो जी की वैल्यू होती है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो कितना होता है मेरे भाई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे कभी कभी 10 भी मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, 10 मान लेते हैं। मैं अभी 10 मान के चलता हूं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। इस बात का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही ध्यान से समझना। जब कॉइन को छोड़ा, स्पीड कितनी थी? जीरो। 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी इस कॉइन की? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद फिर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। देखो भाई 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई 1 सेकंड में। इसी को तो कहते हैं एक्सीलरेशन, इसलिए तो बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू होती है। तो 1 सेकंड बाद कितनी आए? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद कितना स्टोन? 20 मीटर पर सेकंड। अभी रुको, 1 सेकंड बाद अब स्टोन कितने पे होगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि वो हर बार कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। हर बार कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। अब अगली सेकंड पर यहां तक कितनी होगी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 4th सेकंड पर उसकी स्पीड होगी मेरे भाई 40 मीटर पर सेकंड, यानी फिर से बढ़ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो जो जी की वैल्यू होती है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मीनिंग यही होता है कि वो हर एक सेकंड के बाद वो अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा देगा। चूंकि स्पीड जीरो थी तो अगली 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी? 10 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली बात सिर्फ कॉइन पे लागू नहीं होती, फेदर पे भी लागू होती है। फेदर को जब छोड़ा स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। जब छोड़ा, ड्रॉप किया, कितनी स्पीड होगी मेरे भाई? 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद इस पे स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगली 1 सेकंड के बाद इस पे स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। अगली 1 सेकंड होगी 30 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई एक्सीलरेशन तो फेदर में भी सेम हो रहा है, कॉइन में भी सेम हो रहा है। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है कि वो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड
बढ़ेगा, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, या कह लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा, वो सबके लिए सेम होता है। चाहे एक चींटी को गिराओ, चाहे एक हाथी को गिराओ, दोनों पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली सेम रहेगा, जो कि होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 ले सकते हैं। बहुत अच्छी से क्लियर हो गया मेरे भाई कि चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो, हालांकि डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि हैवी चीज पहले आती है, लेकिन वो एक्सटर्नल वेक्टर की वजह से होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा नहीं होती उनके अंदर, ऐसा नहीं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, दोनों की स्पीड क्या होती है, बिल्कुल ही सेम होती है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन को क्लियर हो गया कि भाई कॉइन और फेदर में सेम स्पीड होती है, मास का कोई फर्क नहीं होता। तो अब आप लोग मुझसे ये कहोगे कि सर हम कैसे इस बात को मान लें कि भाई मास का रोल नहीं है, हम कैसे मान लें? ठीक है भाई, इस बात को डिस्कस करते हैं कि मास का रोल नहीं है। दूसरी बात, आप लोग कहोगे हम कैसे मान लें जी की वैल्यू 9.8 है, हम कैसे मान लें कि जी की जो वैल्यू 9.8 है वो हर सेकंड में 9.8 बढ़ेगा या 10 बढ़ेगा, हर सेकंड में 9.8 बढ़ेगा, कैसे मान ले? तो आपके दोनों डाउट्स का मैं जवाब देता हूं कि ऐसा क्यों। अब देखो मेरे भाई, अब एक बात बताना, ऐसे समझते हैं, ये अपन की अर्थ, ये अपन की अर्थ, एक स्टोन है, स्टोन कहां पर है भाई? सरफेस पर है। क्या है? एक स्टोन है जो कि यहाँ पे सरफेस, जिसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल m है। कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? ठीक है। अर्थ से स्टोन तक की जो दूरी है वो है कैपिटल R। कितनी है? कैपिटल R। ठीक है। अब आपका पहला डाउट यही है ना मेरे भाई, आपका पहला डाउट ये है कि सर हम कैसे मान लें कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो, जो जी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, हम कैसे मान लें? तो इसी को प्रूफ कर रहा हूं मेरे भाई, कैसे मान लो। ठीक है, अब मानोगे तुम कि बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, अब एक बात बताना, ये अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M, ये स्टोन है जिसका मास है स्मॉल m। क्या होगा? स्टोन फोर्स लगाएगा, अर्थ भी फोर्स लगाएगी, दोनों ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या? स्टोन पे जो फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से, उसके अंदर स्टोन में क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा मेरे भाई? एक्सीलरेशन होगा। तो अब एक बात ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे से कि जो ये अर्थ है, जो ये अर्थ, वो स्टोन को क्या करेगी? एक्सीलरेट करेगी। एक्सीलरेट कब करेगी? जब फोर्स लगाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो मैं निकालता हूं कितनी फोर्स अर्थ स्टोन पर लगाएगी। क्लियर है मेरे भाई? हम सब ने पढ़ रखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है कि जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है जी एम एम बाई आर स्क्वायर के। इक्वेशन 1, यानी जो अर्थ फोर्स लगाएगा स्टोन पर वो कितनी लगाएगा? जी एम एम यानी मास का प्रोडक्ट बाई आर स्क्वायर, यानी कि उन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? इतनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में न्यूटन के सेकंड लॉ से एक चीज और पढ़ी थी कि अगर ये अर्थ इस स्टोन पे फोर्स लगा रही है, अगर ये अर्थ इस स्टोन पे फोर्स लगा रही है, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, स्टोन में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन अर्थ की वजह से जो होता है उसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? जी। जो एक्सीलरेशन होता है उसे क्या पढ़ते हैं? जी। क्या कहना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दूसरी बात निकल के आई मेरे भाई कि जो फोर्स लगाएगी अर्थ, जो फोर्स लगाएगी अर्थ किस पे? स्टोन पे। स्टोन का मास कितना है? m। कितना एक्सीलरेशन हो रहा है? a। हालांकि वो हमें पता है कि इसे g बोलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं ना मेरे भाई, f इक्वल्स टू m, a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? g इक्वेशन 2। कोई दिक्कत मेरे भाई? यानी अर्थ ने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से m बॉडी के अंदर g एक्सीलरेशन हुआ, इतनी फोर्स लगी। ओके, अर्थ ने जो फोर्स लगाई वो किसके इक्वल है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये भी फोर्स कौन सी है? जो अर्थ ने लगाई। ये भी फोर्स कौन सी है? जो अर्थ ने लगाई। तो अर्थ तो एक ही फोर्स लगाएगी, एक ही ऑब्जेक्ट पर, अलग अलग तो नहीं लगाएगी कि नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अलग फोर्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अलग फोर्स। यानी कि अगर जब फोर्स सेम है, अगर एलएचएस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या राइट हैंड साइड सेम नहीं होगी? बिल्कुल होगी मेरे भाई। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं? लिख दो। जब मैंने इक्वल लिखा है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, अब सॉल्व करो, एम से एम कट गया, बचा कितना मेरे भाई? जी एम कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी। अब ध्यान से देख लो बहुत ही अच्छे से मेरे भाई, बहुत ज्यादा अच्छे से देख लो
कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, बॉडी के मास पे। जो स्टोन है, अब स्टोन की जगह हाथी हो सकता था, स्टोन की चींटी हो सकती थी, स्टोन की जगह फेदर हो सकता था, स्टोन की जगह पे कॉइन हो सकता था। कोई भी हो, हाथी हो, चींटी हो, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिपेंड नहीं करती। इस बात को मैंने किससे समझाया मेरे भाई? इसको समझाया मैंने इस वाले डेरिवेशन से। तो देख रहे हो जी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर रहा है ना डिपेंड, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कर रहा है। दूसरा, अर्थ के मास पे, क्योंकि कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है। क्या है मेरे भाई? कैपिटल एम। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। तीसरी बात, किस पर डिपेंड कर रहा है? तीसरा डिपेंड कर रहा है आपका जो अर्थ है और स्टोन है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, उसके बीच का कितना डिस्टेंस उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से साफ साफ क्लियर हो गया, साफ साफ क्लियर हो गया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। क्लियर हो गया पहला डाउट? ठीक है, अब तो नहीं बोलोगे कि सर हम कैसे मान लें कि फेदर पे भी सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टोन पे भी सेम है, चींटी पे क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, हाथी पे क्यों सेम है? तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्यों सेम है, क्योंकि लोग फॉर्मूला कह रहा है ना, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया ना कि नहीं डिपेंड करता। यहां तो जिक्र भी नहीं है, यहां तो जिक्र भी नहीं है इस बात का कि वो बॉडी उसका मास कितना है। जो जी है वो कह रहा है कि भाई मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उस बॉडी का मास कितना, मुझे नहीं जानना मास कितना, मैं तो इतना जी लगाऊंगा, मैं तो इतना जी लगेगा। भाई वो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपकी जो बॉडी है उसका मास क्या है। जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो चींटी लाओ, हाथी लाओ, डायनासोर लाओ, जो लाना है वो ले आओ यार, इसको फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है मेरे भाई? तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया, मास पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, दूसरा डाउट आपका, दूसरा डाउट क्या है मेरे भाई? दूसरा डाउट ये है कि सर हम कैसे मान ले जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है मेरे भाई, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 कैसे होती है। अब देख भाई ध्यान से समझियो, ध्यान से समझना। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कांस्टेंट है? बदलेगा? नहीं बदल जाएगा। बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलने का, यानी कैपिटल जी तो बदल ही नहीं रहा। ठीक है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व, कैपिटल जी हटा दो। मास ऑफ अर्थ बदल जाएगा क्या? आज अर्थ का मास कुछ और है, रात को तुम सोए अगले दिन उठ गए, अरे भाई कुछ कुछ भारी भारी फील हो रहा है अर्थ में, पता कर लोगे क्या कि अर्थ का मास बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा मेरे भाई, अर्थ का मास भी सेम ही रहेगा, यानी जी कांस्टेंट एम कांस्टेंट। अब बात करते हैं आर की, बात करते हैं आर की। अब आप कहोगे सर ये तो अर्थ और ये था मान लो स्टोन, आपने बोला था इनके बीच का डिस्टेंस है आर, इनके बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपका ये डिस्टेंस आर है, मैं तो इस स्टोन को यहां रखूंगा, इस स्टोन को मैं यहां रखूंगा, देखो बदल गया डिस्टेंस। अब तो जी बदलेगा, अब तो जी बदला, बिल्कुल सही बात मेरे भाई। तुम कहोगे स्टोन को मैं तो यहां रखूंगा मेरे भाई, लो बदल गया आर का डिस्टेंस। ठीक है भाई, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन भाई अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी है ना, अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे फर्क नहीं पड़ता इतना ऊपर, इसे नेगलेक्ट मान के चलते हैं। देखो चाहे तुम स्टोन को यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, अर्थ मान के चलेगी। इस स्टोन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ कितना है? सरफेस पर ही है। ये थोड़ा सा कह लो इस बात को कि हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, कुछ भी कर लो। हाँ, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये स्टोन आप अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर ले जाओ तो हाँ फर्क आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऑब्वियसली फर्क आएगा, मैं भी मानूंगा कि डिस्टेंस में फर्क है। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ऊपर स्टोन को लेगा, तुम कह रहे हो इसको भी तो जोड़ो, 10 मीटर जोड़ो, 100 मीटर ना आना, 500 मीटर जोड़ो ना आना, 1 किलोमीटर जोड़ो ना आना, 1-2 किलोमीटर से दूर चले गए, 500 मीटर दूर चले गए, 300 मीटर दूर चले गए, इसका कोई मायने नहीं रखता। यानी कि वो सारा का डिस्टेंस, वो सारा का सारा डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं स्टोन का अर्थ से, वो कितना लेते हैं? जितना अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस है, जो कि आर है, जो कि मेरे भाई आर है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आर तो चेंज हो सकता है, फिर जी की वैल्यू कैसे कांस्टेंट है? आर चेंज जब बहुत बड़े अमाउंट का हो, आर चेंज बहुत ज्यादा लेवल पे हो, तब जाके जी की वैल्यू बदलती है। ऐसे नहीं कि अर्थ से 200 मीटर ऊपर चले गए, अब तुम कहोगे जोड़ के दिखाओ जी की वैल्यू चेंज होगी, 200 से आप 400 मीटर चले गए जी की वैल्यू चेंज हुई ना,
अगर आप अर्थ से 200, 400, 600, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर हो, 3 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, तो अर्थ मान के चलती है कि आप सरफेस पर ही हो, दूर नहीं हो। यानी कि अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, जो कि कैपिटल आर है, वही डिस्टेंस माना जाएगा उस बॉडी और अर्थ के बीच का। क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आप स्टोन को या किसी भी बॉडी को बहुत ऊपर ले जाओ, 2-4 हजार किलोमीटर दूर या 10,000 किलोमीटर दूर ले जाओ, तो हाँ मैं मानता हूं इस बात को कि डिस्टेंस में फर्क आएगा, जी की वैल्यू में चेंज कर दूंगा, 9.8 नहीं रखूंगा। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जी की वैल्यू फिलहाल सरफेस ऑफ अर्थ पे तो सेम रहेगी। सरफेस ऑफ अर्थ कह लो या थोड़ा सा ऊपर नीचे कह लो, या थोड़ा बहुत ऊपर है तो जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। तो कंक्लूजन निकला आर भी कांस्टेंट, फिर तो आर भी कांस्टेंट। आर कांस्टेंट क्यों मेरे भाई? क्योंकि रेडियस है ना। अब अर्थ ऐसा तो नहीं है कि आज इतनी बड़ी है कल को इतनी बड़ी हो गई, रेडियस बढ़ गया ना भाई। तो यानी कि अगर आप उस डिस्टेंस को मान ही नहीं रहे हो, मतलब अर्थ का ये सरफेस है, इससे ऊपर इतना है, तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं ये सरफेस तक का डिस्टेंस मानेंगे हम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो आर भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट। तो क्या जी कांस्टेंट नहीं आएगा? क्या जी कांस्टेंट नहीं आएगा? तो आपको क्लियर हो गया मेरे भाई कि जी तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि कैपिटल जी कांस्टेंट और कैपिटल एम कांस्टेंट और कैपिटल आर कांस्टेंट। जब सब कुछ कांस्टेंट तो जी कहां बदलेगा? हाँ जी बदलेगा, आर को बदल दो, एम को बदल दो। अगर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चले गए जी बदल जाएगा, मून पे बदलता है, बिल्कुल बदलता है। या मास बहुत कम ज्यादा हो जाए, अर्थ के बहुत ज्यादा अंदर चले जाओ, अर्थ के बहुत ज्यादा अंदर चले जाओ, मास में फर्क आ जाएगा तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम अब एक बात कह सकते हैं कि जो ये जी होता है ना वो सरफेस पे होता है, अर्थ के। कहा होता है मेरे भाई? सरफेस पे। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। जो अर्थ का सरफेस होता है वहां जी फिक्स होता है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे जी चेंज होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे जी चेंज होगा। यानी अर्थ के सरफेस पे जी चेंज नहीं होगा। तो ये जी होता है कहां होता है? एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है मेरे भाई? अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। इसकी वैल्यू कहां से आई? देखो अब क्या करो, जब सब कुछ कांस्टेंट है तो उनकी वैल्यू उठा के लगा दो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाई एम, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 24, मास ऑफ अर्थ लगा दिया, ये भी कांस्टेंट है। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 4, 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर। तो जब आप इन सबों को कैलकुलेट करोगे, बैठ के कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इन सबको जब कैलकुलेट करोगे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेरे भाई 9.8। ठीक है, कितना आएगा? 9.8। यानी कि जो 9.8 आएगा वो भी तो फिक्स ही हुआ, या कुछ बदल नहीं रहा। हाँ हालांकि देखो इसमें वो कंफ्यूज मत होना, या 6 की या 6.4 है थोड़ा सा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, या 6.67 की या 6.6 ले लो या 6.7 ले लो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। लेकिन जो फाइनली आंसर आता है वो कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सब कुछ सॉल्व करके आया 6.7 × 10 to -11, 6 इंटू 10 to the 24, 6.4 इंटू 10 to the power 4 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आया 9.8। तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? ये बदलने का नहीं, ये बदलने का नहीं, ये बदलने का नहीं। यानी जो जी की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 9.8। कहां पर? सरफेस पर। किसके सरफेस पर? अर्थ के सरफेस पर। कितनी? 9.8। तो भाई दोनों डाउट क्लियर हो गए कि जी हम कैसे मान ले कि बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा हम कैसे मान ले जी की जो वैल्यू है वो 9.8 है। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था फ्री फॉल के बारे में। हाँ हालांकि जब सरफेस ऑफ अर्थ, ये जी कहां है? सरफेस ऑफ अर्थ पर। सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ऊपर जाओगे जी बदलेगा, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे आओगे तो ही बदलेगा। हाँ सरफेस ऑफ अर्थ में एक बार और बदलता है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पोलर और इक्वेटर्स पर। ठीक है, पोलर और इक्वेटर्स पर, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।